आज की क्लास में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन अगेन करने वाले हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले बेटा कैलकुलस में आप लोगों को जो दो चीजें मैंने पढ़ाई थी, सबसे पहला होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा पढ़ाया था इंटीग्रेशन। एक बार मैं जल्दी से उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, सिर्फ उतनी चीजें मैं बता रहा हूँ जितना यहाँ फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ठीक, जब भी कोई ऐसा काम हो जो मैं एक बार में नहीं कर पा रहा हूं तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, और पार्ट्स करने के इसी प्रोसीजर को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन बेटा सिंपल है n x की पावर n माइनस 1। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पर लगेगा। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ बेटा x बताओ, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अगर x लिखा है तो पावर में क्या है यहाँ पर बेटा 1। पावर में क्या है 1, क्योंकि x की पावर 1 भी x होता है ना, तो पावर में 1 है। इसका मतलब n की जगह यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 रखो भाई, बनेगा 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, और x की पावर 0 बोलो कितना होगा 1। इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। वो जैसा ही होगा वो उसको मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। अगली एक चीज यहां पर आएगी d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कभी भी कांस्टेंट कहा जाए बेटा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका यूज अभी हम लोग करेंगे, आज ही करेंगे इस लेक्चर में जहां पर भी आएगा। ठीक, फिर अगला जो प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाया था, दैट प्रोसेस वाज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब था किसी बड़ी सी चीज को काट काट कर छोटे में कन्वर्ट करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट को, बड़े से ऑब्जेक्ट को तैयार करना। ठीक, इंटीग्रेशन का भी सबसे बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, और इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल आपके लिए केवल एक ही तरह का है, ठीक, उसमें और ज्यादा वैरायटी हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में मिनिमम 2 तरह का इंटीग्रेशन होता है, और ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक, तो इंटीग्रेशन के कितने टाइप हो गए 2। सबसे पहला इंटीग्रेशन का टाइप है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला है इनडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे इसी फार्मूला पर बेस्ड आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए कि बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन बताओ एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर n की जगह इस बार क्या रखा है 2, तो यहां भी n की जगह हम क्या रखेंगे 2। ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल, टू द पॉइंट। ठीक, एक्स n की जगह हमने 2 रखा तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3। ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसमें सब कुछ सॉल्व करने के बाद केवल प्लस c लिख दिया जाता है। वो c क्यों लिखा जाता है मैंने बाकी आप सबको बताया था, दैट शोज रिमेनिंग एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और इसमें ये नहीं पता है कि ग्राफ के नीचे का एरिया कहां से कहां तक निकालना है, ये हमें नहीं पता होता। इसलिए पहले इंटीग्रेट कर देना, और करने के बाद सीधे सीधे क्या लिख देना प्लस c। c का मतलब होता है कांस्टेंट। जब मैंने डिटेल में बताया था तो इन लोगों को डेप्थ में बताया था वो c क्या है, क्यों है, कहां से आया। ठीक, अभी फिलहाल आप सीधे सीधे समझ लो, प्लस c लिख देना है, काम खत्म। क्लियर? इसके बाद आता है अगला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे अगर लिखा हुआ है x dx का इंटीग्रेशन करो, ठीक, तो x dx का इंटीग्रेशन पहले तो नॉर्मली बताओ, अगर x dx है तो क्या n की जगह 1 है? अगर यहां n की जगह 1 होगा तो बेटा यहां क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2। क्लियर? इसमें अब हम लोग बेटा अप्लाई करेंगे लिमिट्स, क्योंकि ये डेफिनिट है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब इसमें जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x की एक मिनिमम वैल्यू गिवन होगी और एक x की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी। जैसे मान लो आपसे बोल दे 1 से लेकर 4 तक
इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1 क्या है, 1 इज लोअर वैल्यू ऑफ x, 1 क्या है, x की मिनिमम वैल्यू है, और यहां पर 4 क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक मिनिमम वैल्यू यानी लोअर लिमिट, और दूसरा क्या है, x का अपर लिमिट यानी अपर वैल्यू। अब वही सेम लिमिट्स को आप यहां पर इस बार सब्स्टिट्यूट करोगे यानी रखोगे, तो हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लिख देंगे कि भाई इंटीग्रेट किया, जैसे इधर आया था x³ 3, बिल्कुल वैसे ही यहां पर आया x²/2, लेकिन कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। जो भी अंदर तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा हो उसको पहले बाहर कर लो। तो 1/2 हमें कांस्टेंट दिखा, उसको हमने बाहर किया, अंदर क्या बचा, x²। इस बार x की जगह पर एक बार रखेंगे हम 4, तो बनेगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे और उसी x की जगह रखेंगे 1, यानी बनेगा 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 - 1 यानी 15, तो आंसर आ गया 15/2। दोनों आंसर्स में बेटा देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर जो आंसर आता है वो वेरिएबल आता है, जबकि यहां पर जो आंसर आता है वो एक डेफिनेट आंसर आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है कि सर 15/2 यानी 7.5। क्या ये बात समझ में आई? तो दो बेसिक प्रोसेस हमारे पास है कैलकुलस में, जो कि है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन थोड़ा ज्यादा इजी है, इंटीग्रेशन हल्का सा टफ है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां थोड़ा देखना समझना पड़ेगा कौन सा डेफिनेट है कौन सा इंडेफिनेट है, लिमिट लगाना पड़ेगा। इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला भाई, अगर मैं आपसे कहूं x² का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या बताओगे, x² का, अगर x² है मतलब n की जगह क्या है, 2 है ना, तो क्या बनेगा 2x की पावर 2 - 1 मतलब 1, तो कितना बनेगा 2x। क्लियर है? तो सिंपल, अगर अभी आप एक बार नहीं लगा पा रहे हैं तो भी अगर ये फॉर्मूला आप लिख लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाओगे तो हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, और जो भी बनेगा वो फॉर्मूला बेस ही बनेगा और आपके सामने है। क्लियर? अब आते हैं इसी चीज का यूज करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, एंड अगेन वी आर गोइंग टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा कब अप्लाई की जाती है, कब अप्लाई होता है? ठीक है, पहला आंसर सही आया कि सर दिस इज अप्लाइड फॉर, यस, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी या तो बढ़ेगी, या तो वो निगेटिव होएगा तो वेलोसिटी लगातार घट रही होगी। इसका मतलब यहां पर या तो वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, या तो यहां पर वेलोसिटी लगातार घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब है, बोलो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी घट रही है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? और अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या इसी को रिटार्डेशन कहा जाता है? This is known as retardation, or we can say it deceleration. इसमें ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि एक चीज जो हमेशा चेंज हो रही है वो क्या है? टाइम। दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। टाइम के साथ साथ यहां पर एक चीज और चेंज हो रही है, वो क्या है? स्पीड। या तो स्पीड लगातार बढ़ रही है या तो स्पीड लगातार घट रही है। तो बोलो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? स्पीड। मतलब हमारे पास कितनी क्वांटिटीज हो गई? 2। कौन कौन सी? स्पीड एंड टाइम। और क्या दोनों चेंज हो रही हैं? यस। तो मैंने आप लोगों को जब डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा 3 जगह पर, केवल 3 जगह पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पहला क्या था कि हमारे पास 2 क्वांटिटी हूं और दोनों चेंज हो रही हो, तो यहां चेंज हो रही है, पहले केस हो गया, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बताया था जब भी ग्राफ के स्लोप या एरिया की बात की जाए, स्लोप का लेना देना बोलो डिफरेंशिएशन से था और एरिया का लेना देना इंटीग्रेशन से था। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि अगर कोई काम एक बार में नहीं हो पा रहा तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, और जब भी पार्ट्स करने की बात आएगी वहां पर भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। क्लियर है? तो यहां फिलहाल हमारा पहले ही केस अप्लाई हो रहा है, बोलो, वेलोसिटी और टाइम दोनों चेंज हो रहा है। सो वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द डेरिवेशन। क्लियर? अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास क्या क्या है?
तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी भी आप लोगों को पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है बेटा v स्क्वायर बराबर। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए अब जरा सोचो डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या है। देखो जब जनरल मेथड की हमने बात किया था तो याद करो पहली इक्वेशन के लिए मैंने लिखा था एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दूसरी इक्वेशन के लिए हमने लिखा था वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और तीसरे में भी वही जुगाड़ चलाया था। ठीक, जब ग्राफिकल मेथड से मैंने पढ़ाया होगा वहां भी यही काम किया, पहले ग्राफ के स्लोप की बात किया, फिर ग्राफ के एरिया की बात किया, और तीसरे में कहा था जुगाड़ चलेगा। सेम वही पैटर्न यहां पे फॉलो होगा। पहला हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है भैया, वेलोसिटी बराबर, पहला फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सोचना, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो पोजीशन तो चेंज हो ही रही होगी भाई। अगर वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी है, बढ़े घटे या कुछ भी हो, अगर वेलोसिटी है मतलब ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है आगे, और अगर बढ़ रहा है तो बोलो पोजीशन चेंज हो रहा है, और टाइम हमेशा चेंज होता ही होता है। तो टाइम के साथ इस बार क्या चीज चेंज हो रही है, पोजीशन। तो एक चीज जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग हमारे पास और आ गई, वो क्या है, पोजीशन। तो क्या मैं v बराबर ds बाई dt लिख सकता हूं भाई। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो बचपन से पढ़ रहे हो, 9th में ही पढ़ा आपने वो चीज। ठीक, यहां पर आपसे एक नई बात कर दिया कि ds बाई dt तब कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी कंटिन्यूअसली वेरिएबल हो। और जरा चेक करो क्या टाइम लगातार चेंज हो रहा है, यस, टाइम किसी के लिए रुकता है क्या, तो टाइम लगातार चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ बोलो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लगातार। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हमने अप्लाई किया। सिमिलर दूसरा हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या है, a बराबर dv बाई dt, यानी एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो a बराबर dv बाई dt। और तीसरा आएगा जुगाड़ यही है कि उस dv बाई dt वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ds बाई dt बना, ये ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी। तो क्या यही फार्मूला मैनिपुलेट होकर के ऐसा बन सकता है, a बराबर v dv बाई ds। बोलो यार, तो हमारे पास कितने फार्मूले आ गए, तीन। पहला ये, दूसरा ये वाला फार्मूला है, और तीसरा बस यही तीन, बोलो हमारे पास इक्वेशंस भी हैं, तीन हमें डिराइव करनी है। आप डेरिवेशन की तरफ बढ़े। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, जो कि होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन बोलो क्या होता है, अगर यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म में हम बात करें, दैट मींस इन डिफरेंशियल फॉर्म, अगर डिफरेंशियल फॉर्म को हम लोग ऑब्जर्व करें तो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv को बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इनटू dt। अब ये काम देखो डिफरेंशिएशन का था, d इन्वॉल्व कर दिया ना, मतलब डिफरेंशिएशन की बात हो गई, और इसी को अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो अब पूरे मोशन की बात हो गई। dt का मतलब वेरी 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 स्मॉल टाइम, क्लियर। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, हमने कहा था दो तरह का होता है। यहां पर लिमिट अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू बोलो कितनी होती है, u, और वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू यहां कितनी होती है, v। ऐसे ही टाइम की इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, 0, और टाइम की फाइनल वैल्यू यहां कितनी है, कुछ ना कुछ t होगी, क्लियर है। इसी को आओ इंटीग्रेट करते हैं। बोलो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का। अगर मैं आपसे यहां पर पूछता इस जगह पर कि बेटा dx का इंटीग्रेशन चाहिए, अगर dx का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं तो क्या साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, 1 का मतलब x की पावर 0 लिख सकते हैं। बोलो यार, किसी की भी पावर में अगर 0 लिखा है बेटा तो उसका मतलब क्या होता है, और 1 का मल्टीप्लाई कर दे, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब n की जगह क्या है इस बार 0।
तो जरा रखो यहां n की जगह 0, कितना आएगा, कितना आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1 मतलब x डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 मतलब 1 और x अपॉन 1 मतलब x। इसका मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो जरा यहां पर मुझे आप बताइए dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। कहां से कहां तक, फ्रॉम u टू v। बोलो यहां पर a कांस्टेंट है, ये इक्वेशंस अप्लाई ही तब होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का अंदर कोई काम नहीं है। हमने कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बात उसी की करते हैं जो चेंज हो रहा हो, जो खुद ही चेंज नहीं हो रहा है उसका अंदर कोई काम नहीं है, उसको बाहर फेंको। तो ये एक्सेलरेशन हो गया इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर केवल क्या बचा इस बार, dt। क्लियर। अब क्योंकि लिमिट्स लगी हुई है, लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है v माइनस u बराबर a टाइम्स, बोलो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। उसमें भी लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से t तक, और उसमें भी अगर वही लिमिट्स लगाओगे तो क्या t माइनस 0 बनेगा, बोलो यार। इस u को अगर मैं उधर भेज दूं तो चेक करिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v बोलो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आई बात, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है। फिर आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और बेटा सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें अब फिर से डिराइव करनी है, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देखिए जरा ये डेरिवेशन कैसे होगा भाई, अगेन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग फिर से लिखें तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, एक्सेलरेशन वाला यूज कर लिया हमने। दूसरा फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो v इज इक्वल टू ds बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ds बराबर v dt, इसी को करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। क्लियर है। यहां पर ये इंटीग्रेशन बोलो किसके रिस्पेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट बोलो कहां से कहां तक, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, 0, और फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। ऐसे टाइम इनिशियली कितना था और फाइनल कुछ ना कुछ रहा होगा, बोलो यार। देखो ये लिमिट्स किसके रिस्पेक्ट में, क्या सोच कर लिमिट लगा रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है। लिमिट हमेशा उसके रिस्पेक्ट में लगाई जाती है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ये लिमिट टाइम की है कि टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या थी और टाइम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या थी और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कि भाई इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बोलो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s कहां से कहां तक, 0 टू s। अब यहां पर देखो मैटर ये है, पिछले वाले केस में भी सेम ऐसे ही बना था देखो यहां पर, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हमने उसको कहां किया था, बाहर। हमने कहा था भैया इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंको। इसको बाहर कर दिया था तो हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इस बार अंदर क्या है, वेलोसिटी। बोलो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम एक्सेलरेशन के केस में करते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। बोलो यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है तो इतना तो कंफर्म है कि सर कांस्टेंट तो नहीं है, बोलो यार। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या इस बार इसको हम बाहर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो जरा, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था x की पावर n है और इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में।
मतलब x का फंक्शन था और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में था। यहां भी चेक करो, x का फंक्शन था और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में था। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं d बाई डी टी ऑफ x की पावर n, तो अब मामला कुछ अलग हो गया है। बोलो यार, मैं यहां पे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dt, तो मतलब मामला कुछ अलग हो गया है। यहां पर अब कुछ अलग दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग यही है कि अगर लिखा है v dt, देखो या तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो यहां पे t लिखा होता, बोलो यार t dt लिखा होता हम कर डालते अभी, टी स्क्वायर dt लिखा होता हम कर देते अभी, टी क्यूब लिखा होता हम कर देते अभी, लेकिन लिखा है वेलोसिटी। तो या तो इस वेलोसिटी को t में कन्वर्ट करो, या तो इस dt को dv में कन्वर्ट करो। यहां पे जैसे लिखा v dv लिखा होता तो भी हम कर देते हैं। प्रॉब्लम तो इसी बात से है ना कि दोनों सेम नहीं है। बोलो यार, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो तरीका यही है बेटा, इस v को आप कन्वर्ट कर लो t में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u प्लस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, v बराबर u प्लस एटी, और उसको डिराइव कर ही चुके हैं तो उसका हम यहां पर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर यूज किया। अब इसके आगे का स्टेप देखो क्या है। जैसे ही आपने इसको लिखा, अब बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बिकम s माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन को हम अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो अंदर जा सकता है। और जैसे ही अंदर जाएगा, बोलो पहला टर्म बनेगा u dt और अगला टर्म बनेगा a t dt। चेक करो, u dt और दूसरा क्या बनेगा a t dt। लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से, तो ये तो s के बराबर हो गया। इस बार बताओ u क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यस भाई, कोई ऑब्जेक्ट भागना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, 0 एक कांस्टेंट नंबर है। हम कह रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा था और तुमने बीच में देखना शुरू किया, तो जब से देखना शुरू किया होगा उस समय भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25, 50, कुछ तो रहा होगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट है तो उसका भी अंदर कोई काम नहीं है, उसको बाहर निकालो, तो अंदर क्या बनेगा, केवल dt। यहां पर बोलो क्या कांस्टेंट है, a, तो a को बाहर करेंगे, अंदर क्या बनेगा, t dt फ्रॉम 0 टू t। जरा चेक करिए dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहां से कहां तक, और t dt का क्या होगा, t dt का क्या होगा भाई, t स्क्वायर बाई, यहां पर देखो x dx का क्या हुआ था, सेम उसी तरीके से t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाई, तो t स्क्वायर बाई 2, और इसमें भी लिमिट लगाएंगे फ्रॉम 0 टू t, तो बनेगा s इज इक्वल टू u टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ et स्क्वायर। कोई डाउट हो इतने में तो बताइए भाई। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। देखो v बराबर ds बाई dt था, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v की जगह रख दिया u प्लस एटी, उसको उठाकर इंटीग्रेट कर दिया, बस जैसे वैल्यूज लगाई हमारा डिराइव हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ये सेकंड इक्वेशन था। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में अगेन अगर हम लोग इन डिफरेंशियल फॉर्म, अब केवल एक इक्वेशन बोलो बचा है, इन डिफरेंशियल फॉर्म a कैन बी रिटन एज v dv बाई ds। v dv बाई, ये मैंने बताया था कहां से आया,
ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड, ds बाई dt को क्या लिखा v, बोलो dv बाई ds बचा है। क्लियर है? तो वही वाला काम हमने यहां पर किया और ध्यान से देखिएगा, v dv एक तरफ और a ds एक तरफ, इसी को दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट करो। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? स्पीड के। स्पीड की इनिशियल वैल्यू क्या थी? u, और फाइनल क्या थी? देखो जीरो भी हो सकती है इनिशियल वैल्यू, लेकिन फिर वो एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा। बोलो यार, वो आप तभी फिर इक्वेशन जो डिराइव करके लाओगे, जीरो अगर मान लो तुमने यहां रखा, तो डिराइव करके जब लाओगे तो उसके एक्सप्रेशन में बोलो u कहीं होगा नहीं, और जब u होगा नहीं तो दैट विल बी अ स्पेसिफिक केस व्हेन इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। तो आप उस पर्टिकुलर फार्मूला को तभी अप्लाई कर पाओगे जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो हम लोग जनरल बात कर ले रहे हैं, इनिशियल u है, फाइनल v है। अगर जीरो होगा तो हम बाद में u की जगह जीरो डाल देंगे, हमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही? लेकिन अगर अभी जीरो रख दोगे तो जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला में u कहीं होगा ही नहीं। तो फिर अगर मान लो क्वेश्चन आया कि भैया 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली दौड़ रहा था, तब फिर हम क्या रखेंगे? बात समझ में आई? इसलिए अभी जीरो नहीं रख रहे हैं, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्पीड कुछ u है और फाइनल स्पीड कुछ v है। ऐसे ही बोलो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली जीरो है और फाइनली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज s। और यहां पर बोलो v dv का इंटीग्रेशन, x dx का भी था ना x स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल इसी तरीके से बोलो ये क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v। a बोलो कांस्टेंट है बाहर, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, कहां से कहां तक? 0 टू s। इसमें भी जो कांस्टेंट देखे उसको बाहर कर लो भाई। कांस्टेंट क्या चीज है? 1/2, तो 1/2 को आप बाहर कर लीजिए। तो जरा ध्यान से देखो, 1/2 को मैं बाहर कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिराइव हो गया, u स्क्वायर बराबर 2as, सो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। तो ये एकदम सिंपल है। जो हल्का फुल्का दिमाग लगाना होता है यार वो सेकंड इक्वेशन में लगाना है, बाकी ये तो आसान है। क्या ये बात समझ में आई? किसी को जरा भी डाउट हो भाई पूछ लो। ये कैलकुलस मेथड है और 100% आपके जो अभी पहला एग्जाम होगा, घुमा फिरा के ये इक्वेशंस आप लोगों से पूछी जाएंगी सबके स्कूल्स में। चाहे सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन पूछ दें, चाहे थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन पूछ दें। फर्स्ट का बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अब है सिलेबस में तो पढ़ लेना है, एकदम सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछ सकते हैं। मतलब इन तीन इक्वेशंस में से कोई एक या दो श्योर शॉट मान लो आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक। फिर इसके आगे की बात करते हैं। अगला हमारे पास एक और इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जिसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट इक्वेशन वाज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में चला गया डिस्टेंस। तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले यही सिखाया था कि भाई nth सेकेंड होता क्या है। तो देखो पहला सेकेंड का मतलब होता है t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच का एक सेकेंड, ये होता है पहला सेकेंड। ये चीज याद आ रही नहीं आ रही है? दूसरा सेकेंड क्या होता है? t बराबर 1 से t बराबर 2 के बीच का एक सेकेंड। सही है? जैसे आपसे पूछा जाए आपके स्कूल में बेटा आपकी पहली क्लास कौन सी होती है, तो पहली क्लास क्या है? 6 बजे से स्कूल शुरू हुआ, मान लो 8 बजे शुरू हुआ, आपके यहाँ मान लो आधे आधे घंटे का एक क्लास होता है, तो 8 बजे से 8:30 बजे तक जो क्लास हुई वही पहली क्लास है। तो ऐसे ही पहला सेकंड क्या है? t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच का एक सेकंड। दूसरा सेकंड क्या है? 1 से 2 के बीच का एक सेकंड। पांचवा सेकंड क्या है? 4 से 5 के बीच का एक सेकंड। 25वां सेकंड क्या है? 24 से 25 के बीच का एक सेकंड। ऐसे ही nth सेकंड क्या है? बताओ भाई, व्हाट इज nth सेकंड? हाँ,
सो nth सेकंड का बेटा मतलब है इट इज टाइम इंटरवल, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन t is equal to n-1 and t is equal to n। t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच का एक सेकंड जो होता है वही कहलाता है आपका nth सेकंड। इसमें कोई डाउट हो भाई पूछो, क्लियर है? तो बाकी डेरिवेशन की अगर बात करें यहां पर तो बेटा ये डेरिवेशन होता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्प्लेसमेंट इसी में आता है बोलो। सो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब यहां पर भी इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, यहां पर बेटा टाइम कहां से कहां तक है? अभी तक टाइम 0 से t होता था, अभी टाइम कहां से कहां तक है? n-1 से n तक, ठीक। तो यहां पर आप लिमिट लगाओगे n-1 से n तक, और जो डिस्टेंस वो चला होगा वो डिस्टेंस भी होगा Sn-1 से Sn तक। बोलो यार, अगर मैं ये डिस्टेंस वाली चीज आपको समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लगातार मान लो चलता चला जा रहा है, वो A पॉइंट से चलना शुरू करता है, B से होता हुआ C तक ऐसे चलता जा रहा है। यहां पर टाइम था 0, यहां पर बेटा टाइम था n-1 और यहां पर टाइम था n। तो टोटल n-1 टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है? ए बी। बोलो भाई, इट इज Sn-1। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, और n सेकेंड्स में टोटल कितना चला है वो? AC यानी Sn। क्लियर है? तो nth सेकेंड, पहली बात तो nth सेकेंड कौन सा टाइम था? nth सेकेंड कौन सा टाइम था? n-1 से n के बीच का, है ना। तो इतने में कौन सा डिस्टेंस चला वो? BC डिस्टेंस। क्लियर है? BC डिस्टेंस को क्या मैं AC माइनस ए भी लिख सकता हूं? सही है, वही काम हमने किया कि सर यहां पर वो Sn-1 चल चुका था, Sn-1 से लेकर कहां तक गया? Sn तक। Sn-1 से Sn तक वही डिस्टेंस है BC, इसीलिए मैंने लिखा Sn-1 से Sn तक। ये लिमिट्स याद रखिएगा। वैसे तो देखो समझने वाली चीज, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? सिंपल सी चीज है कि टाइम n-1 से n तक था, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? B से लेकर C तक। तो Sn-1 से लेकर Sn तक। ds का इंटीग्रेशन बोलो, s कहां से कहां तक है? Sn-1 से Sn तक। यहां पर अगर v dt लिखा है तो क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, या तो ये t लिखा होता या तो यहां पे v लिखा होता, है ना। तो हम लोग ने क्या तरीका सीखा था? v की जगह क्या लिख देंगे हम? u प्लस at dt फ्रॉम n-1 टू n। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बनेगा बेटा Sn-1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt फ्रॉम n-1 टू n प्लस इंटीग्रेशन a t dt फ्रॉम n-1 टू n। क्लियर? और इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, Sn माइनस Sn-1। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, Sn ये और Sn-1 ये, क्या यही डिस्टेंस है BC डिस्टेंस? इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, S nth। क्लियर है? तो वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को क्या लिखेंगे? S nth। क्लियर? दैट S nth विल बी इक्वल टू, यहां पर बोलो u कांस्टेंट था, यहां पर a कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट है भैया बाहर निकालो, u हो गया बाहर, और dt का इंटीग्रेशन बोलो t कहां से कहां तक? n-1 से n तक, प्लस इस बार बोलो a कांस्टेंट है, ये एकदम पीछे वाला डेरिवेशन है भाई, सेकंड इक्वेशन वाला। a कांस्टेंट है बाहर, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर बाई 2, वो भी कहां से कहां तक? n-1 से
सो u टाइम्स, लिमिट लगाओ बेटा, t की जगह एक बार क्या रखोगे, n माइनस उसी t की जगह अब n माइनस 1 प्लस a बाई 2, बोलो जो जो कांस्टेंट था बाहर किया, अंदर क्या बचा, t स्क्वायर। अब उसी t की जगह एक बार n माइनस उसी t की जगह एक बार, कोई डाउट, कुछ कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा, तो 1 से वो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, n स्क्वायर से n स्क्वायर फिर से कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आ गई, इस माइनस को अंदर ले जाओ, कितना आएगा, क्या ये बात कुछ समझ में आई, बताओ भाई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया। 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, चारों में से कोई सी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, किसी भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, तो आप नहीं लगा पाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर। अब थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए यही इक्वेशंस काम में आएंगी। v बराबर ds बाई डी टी, a बराबर dv बाई डी टी, और तीसरी क्या थी, a बराबर v dv बाई ds। क्लियर। तो कहने का मतलब फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो इसके पहले वाला भी था, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और यहां पर अभी जो नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ रहे हैं इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट नहीं है तो यहां पर हमारे पास v बराबर ds बाई डी टी है, अगला है a बराबर dv बाई डी टी, और तीसरा फॉर्मूला है a बराबर v dv अपॉन ds। कोई डाउट हो इतने में तो बताओ भाई, क्लियर है। इतने पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इसमें स्लाइड मैंने नहीं लगाई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ। एक बोट है जो पानी में चलाते हैं, बोट स्टीमर टाइप की बोट है जिसमें इंजन लगा हुआ है, एक्सीलेटर से चलती है ना, टीवी में देखा होगा, ठीक। अगर उसका इंजन बंद हो जाए, कोई भी चलती हुई गाड़ी अगर आप बंद कर दें तो क्या होता है, धीरे धीरे रुक जाएगी। मतलब बंद करते ही बोलो डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाता है, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, सही है ना। जब तक गाड़ी स्टार्ट है, आप एक्सीलेटर बढ़ा रहे हो, तब तक गाड़ी भाग रही है आगे। जैसे ही तुमने गाड़ी बंद किया, बोलो फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद रुक जाती है। वही काम यहां पर हुआ, कह रहे हैं एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv by dt is equal to minus kv क्यूब। ऐसा गिवन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस के वी क्यूब, जहां पर k कांस्टेंट है। कह रहे हैं इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ। कह रहे हैं v नॉट इज वेलोसिटी एट कट ऑफ। कट ऑफ मतलब जब उसने इंजन बंद किया होगा, उस समय तो स्टीमर भागी रही थी, जैसे ही बंद किया उस समय की स्पीड कितनी थी, v नॉट।
कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। कह रहे हैं v की वैल्यू बताइए आफ्टर टाइम t। क्वेश्चन समझ में आया या फिर से बताएं? क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक स्टीमर है, बोट है, मोटर बोट है कोई, वो मोटर बोट कोई अपने स्पीड आ रहा था, उसके मन में कुछ आया होगा, उसने बंद कर दिया कि अब हमें गाड़ी रोकनी है, तो उसने बोट को बंद किया। जब वो बंद किया उस समय उसकी स्पीड कितनी थी? v नॉट। और बंद करने के बाद कुछ समय के बाद ऑब्वियस है गाड़ी रुक जाएगी, ठीक। लेकिन रुकने के पहले किसी टाइम t पर हमसे बोल रहे हैं वेलोसिटी की वैल्यू बता दो। गिवन क्या है? हमसे कह रहे हैं कि dv बाई dt यानी कि रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है? माइनस kv क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा और मुझे यह बताइए देखकर, अगर एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया जाए यहां पर, तो क्या ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है? बोलो यार, क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है? फार्मूले में आ रहा है वेलोसिटी। मतलब यह है कि सर अगर वो इंजन बंद करेगा तो ऑब्वियस है बोट स्लो डाउन होगी, और इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो बोलो रिटार्डेशन भी घट रहा है, क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हमको। अगर ये v घटेगा तो बोलो kv क्यूब भी घटेगा, मतलब एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है? रिड्यूसिंग। कैसा है? मतलब वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर तरीका हमारे पास, हमने क्या सिखाया आपको? वही तीन इक्वेशंस, v बराबर ds बाई dt, a बराबर dv बाई dt, और तीसरा क्या बताया? a बराबर v dv बाई ds। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमको ये गिवन है एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज माइनस kv क्यूब, तो फिलहाल इसको उसी फॉर्म में रहने देते हैं। dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस kv क्यूब। अगर हमें वेलोसिटी की बात करनी है तो पहले v वाले टर्म्स एक तरफ करो भाई, v वाले टर्म्स एक तरफ, बाकी जो कुछ था वो एक तरफ। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इंटीग्रेशन करने में हमको आसानी रहे। इंटीग्रेशन का नियम होता है ना, अगर v के रिस्पेक्ट में है तो बाकी चीजें भी v वाली होनी चाहिए, अगर t के रिस्पेक्ट में है तो बाकी चीजें भी t वाली होनी चाहिए। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि k क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। क्लियर है? फिलहाल अगर इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में है तो बोलो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू यहां कितनी है? क्वेश्चन में कब से कब तक की बात तुमसे की गई है ये बताओ? v नॉट से कुछ t टाइम के बाद तक की बात की गई है क्या? स्टार्टिंग का बताया गया कि बोट रेस्ट से शुरू हुई थी या ऐसे चलना शुरू किया, वैसे कुछ नहीं बताया गया ना। हमसे कह रहे हैं एक बोट चल रही थी, उसने जब उसकी वेलोसिटी v नॉट थी तब उसने इंजन बंद किया, यहीं से तो बात शुरू हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए कितनी है? v नॉट। और कहां तक हमें ले जाना है? कुछ टाइम के बाद कुछ v होगा। इनिशियली जब भी टाइम होता है, बोलो भाई ये इंटीग्रेशन किसके रिजल्ट में है? टाइम के। तो इनिशियली जब भी ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, बोलो टाइम 0 होता है, और कुछ समय के बाद टाइम कितना होगा? और ये तो उसने साफ साफ बोला ही कि t टाइम के बाद बताओ। तो ये इंटीग्रेशन 0 से t और ये वाला इंटीग्रेशन v नॉट से, क्या ये बात समझ में आई? सही है। अब सिर्फ इंटीग्रेशन का काम रह गया बेटा, बाकी सब हो गया। ठीक, देखो ये लिखा है v की पावर -3, इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर -3 dv फ्रॉम v नॉट टू v, दैट इज इक्वल टू माइनस k, कांस्टेंट है बाहर करो, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt और वो हो जाएगा 0 से t। क्या आप लोग इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं हमें? यस 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 यस, करेक्ट। v की पावर -2 अपॉन, याद करो भैया फॉर्मूला क्या था? x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन, यहां पर n की जगह क्या है? -3, तो क्या -3 + 1 -2, तो वही -2 यहां, वही -2 यहां। सही है। कहां से कहां तक? v नॉट से v तक। माइनस के बाहर बेटा dt का इंटीग्रेशन, t कहां से कहां तक? जो जो कांस्टेंट दिखे बाहर करो भैया, -1/2 बाहर, अंदर क्या? v की पावर, तो v की पावर -2 माइनस v नॉट की पावर,
यही तो था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर क्या है, इक्वल टू माइनस के टाइम्स अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0। क्लियर है? अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ये 2 को भी उधर भेजने वाले हैं, ये बोलो बनेगा 1/v² माइनस 1/v0² बराबर 2kT। क्लियर? यहां से बेटा 1/v² बराबर लिख सकते हैं 1/v0² प्लस 2kT। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/v² इज इक्वल टू v0² 1 प्लस 2k v0² इंटू टी। ऐसा लिख सकते हैं। तो बस इसको उल्टा कर दो तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी आएगी, v कितना आएगा, उल्टा करो इसको, v बराबर v0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2k। सही है, बोलो यार। यहां पर वेलोसिटी भी चेक करो कैसी आई है, दैट वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। जब टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां पर चेक करो, टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे, नीचे केवल 1 बचेगा, मतलब ओवरऑल v0 बचेगा। तो वही तो यहां भी था कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, v0, और कुछ टाइम के बाद 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद जो भी हो वो रख देना t की जगह उठाकर। समझ में आया? तो t टाइम के बाद वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, ये आया। कोई डाउट इसमें? और देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अगला जो हम लोग करने चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है t इज इक्वल टू ax² प्लस bx। t इज इक्वल टू ax² प्लस bx। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। उस क्वेश्चन में एक्चुअली 4 ऑप्शंस थे। ये कंडीशन दिया गया जिसमें t टाइम है, x ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, a और b 2 अलग अलग कांस्टेंट्स हैं। इसमें एक काम करते हैं, देखो क्योंकि एक्सेलरेशन को भी हम लोग a से डिनोट करते हैं, है ना, यहां भी a गिवन है, इसलिए मैं इस वाले a को कैपिटल A और इस वाले b को कैपिटल B कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बस इसको कैपिटल A कर दो, इसको कैपिटल B कर दो, तो स्मॉल a का मतलब हमारा एक्सेलरेशन होगा, कैपिटल A कांस्टेंट है। क्लियर? ये क्वेश्चन है बेटा। अब यहां पर फिर से ध्यान से देखो, कहने को तो कहा जाता है आईआईटी में भी वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला सिलेबस में नहीं है, वहां भी सिलेबस में नहीं है, बट पूछा गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्या टाइम के साथ एक्स चेंज हो रहा है? बोलो यार, कायदे से इक्वेशन देख के क्या लग रहा है कि अगर एक्स चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। टाइम किसी का वेट नहीं करता कि एक्स चेंज हो तो हम चेंज हो। बोलो यार, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आईआईटी का था उन्होंने लगा दिया दिमाग। बोलो यार, वेरिएबल भी 2 तरह के होते हैं ना, एक डिपेंडेंट और एक इनडिपेंडेंट। कौन किस पर डिपेंड कर रहा है ये हमें समझना चाहिए। फिलहाल यहां पर डिपेंडेंट कौन है, एक्स। किस पर? टाइम पर, कि टाइम चेंज हो रहा है इसलिए एक्स चेंज हो रहा है। बोलो यार, लेकिन टाइम किसी पर डिपेंड, वो अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, बट फिर भी ठीक है जो दिया। अगर हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो हम यही कहेंगे कि सर टाइम जो है वो एक्स के हिसाब से है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे टी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने कहा सर इसको ऐसा करो, dt बाई dx निकालो। देखो कई बार आपके मन में आता है कि सर जब ये चीज आईआईटी में था तो इसको आप यहां क्यों करा रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है? आपके 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन आता है वो कई बार आईआईटी के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो क्वेश्चन उनको लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा इजी है, पूछा जाता है, उसको उठा के वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड वालों का ट्रेंड है पिछले 3-4 सालों से। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बढ़िया दिखा, कोई ठीक ठाक दिखा तो घुमा फिरा के पूछ देते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में।
इसलिए बोर्ड का मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट में स्पेशली मैं आपको बताऊं, आपके बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है सीबीएसई का, वो कहीं ना कहीं जेई मेन से थोड़ा ही कम है। मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में और जेई मेंस के पेपर में, बस इतना अंतर है कि उसमें केवल 12th का आएगा और जेई मेंस में 11 12 दोनों का आएगा। बस स्टैंडर्ड में केवल 19-20 का जरा सा अंतर रहता है खाली, बस बाकी लगभग लगभग आपका बोर्ड एग्जाम भी काफी टफ आता है। इसलिए अगर हम लोग पहले से ही अपना लेवल गिरा के चलेंगे तो आगे जब टफ चीजें आएंगी तो आपको बहुत टफ लगेगा। अगर पहले से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं फील होगा। और जितना मैं बता रहा हूं इतने से आपका दोनों काम हो जाएगा, आपके बोर्ड का भी काम हो जाएगा, आपके जेई नीट का भी काम हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग अगर जेई का अनसॉल्व लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं एक बार आप उसको लगाइएगा और आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा हो जा रहा है, मेरे से हो जाएगा। लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, जब ये मोशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाए, मैं कह दूं कि हाँ आप खत्म मोशन, तब तुम मोशन का लगाना शुरू करो। वहां से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि हाँ यार ये सब तो हमने पढ़ा ही है, कुछ ही मिलेंगे ऐसे कि हाँ ये कुछ नई चीज लग रही है, वो बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे, वो आप मेरे से डिस्कस करना, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल अगर dt बाई dx किया जाए इसका डिफरेंशिएशन, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां पर बोलो b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, खत्म। तो ये है dt बाई dx, और dt बाई dx को यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस b। लेकिन यार हमसे बात किसकी की गई है, एक्सेलरेशन की बात। तो पहले वेलोसिटी तक तो पहुंचे। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, मतलब इसका उल्टा। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी जो कि है dx बाई dt, दैट विल बी 1 अपॉन 2ax प्लस b। सही है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बोलो तब एक्सेलरेशन आएगा। a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, सही है। और ये जो लिखा हुआ है अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा d बाई dt ऑफ 2ax प्लस b की पावर -1। लिख सकते हैं, पक्की बात है भाई, ये वेलोसिटी है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। भाई a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, तो डिफरेंशिएट करो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आप लोगों को चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल सिखाया था डिफरेंशिएशन का। जब ओरिजिनल फार्मूला में कुछ भी चेंज करते हैं तो पहले तो नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लो, फिर उस चेंज को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो। क्लियर। वही काम यहां पे करना है कि अगर ये लिखा होता x की पावर -1 तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता, -x की पावर -2। तो क्या ये भी यही बनेगा, -2ax प्लस b की पावर -2। भाई हमने पूरे को जस्ट x की तरह ट्रीट कराया। भाई पावर में जो भी होता है उसको सामने लाते हैं और पावर में बोलो एक और घटा देते हैं, यही तो होता है। x की पावर n का क्या होता है बोलो, डिफरेंशिएशन x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, यही तो होता है। तो पावर में अगर -1 है बेटा तो -1 बाहर आएगा, और पावर में -1 नहीं समझ में बात, आ गया। अब चेन रूल अप्लाई होगा और हम ये कहेंगे कि सर क्योंकि ओरिजिनल फार्मूला ये था नहीं, ओरिजिनल फार्मूला तो x की पावर -1 का था, तो हमने फिर यहां पर ये चेंज किया ना, इस चेंज को फिर से डिफरेंशिएट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो बोलो केवल आएगा 2a। x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, x का कितना बनेगा, चलो लिखते हैं पूरी बात हम। चेन रूल लग रहा है आप लोग भूल गए हैं। d बाई डी टी ऑफ 2ax प्लस b बनेगा, सो दैट इज -2ax प्लस b की होल पावर -2 इंटू, इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं 2a dx बाई dt। देखेंगे, देखो यार ये x है ये t है,
मैं 1 नहीं लिख सकता। अगर होता dx अपॉन dx तब बोलते ना 1, लेकिन अभी ये क्या है dx बाई, और dx बाई dt बोलो वेलोसिटी होता है। फिलहाल ये बन जाएगा आपका माइनस का 2ax प्लस बी की पावर -2 इंटू 2a v। और एक चीज देखिए, v क्या था, v क्या था 2ax प्लस बी की पावर क्या था -1, तो -2av ये तो था ही, है ना। 2ax प्लस बी की पावर में -2 है, और 2ax प्लस बी की पावर -1 को बोलते हैं v, तो क्या उसको मैं v स्क्वायर बोल सकता हूं? देखो यार, चेक करो, चेक करो भाई। नहीं समझ आ रही बात? देख लो, ध्यान से देख लो पहले। लिख सकते हैं? नहीं? अरे भाई, इधर स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, ये v का स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा 2ax प्लस बी की पावर -2। तो ये जो पावर में -2 वाला टर्म है, इस पूरे को क्या v स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बस वही तो कह रहे हैं। और ये v और ये 2a पहले ही था, तो देखो 2av पहले ही था, तो ओवरऑल क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2a v क्यूब। तो यही हमें करना था, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखो जो हमारा आंसर आया वो वेलोसिटी के टर्म्स में आया। कोई डाउट इतने में? देखो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्कूल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देखो यूज हो गया, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का भी भरपूर यूज करा लिया। चेक कर लो, जिसको अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेन रूल वगैरह देखो सब यूज हो गया वहां पे। तो जितना डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक क्लास में पूरा पढ़ाया था वो सब यूज हो गया इसमें। बात समझ आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखकर ये फील आ जाना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन होता तो सीधे बात करता या तो मोशन की या तो सीधे बात करता डिफरेंशिएशन की, लेकिन यहां क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब कभी भी 2 टॉपिक से 3 टॉपिक से क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया जाए तो वो बन जाता है जेईई नीट का क्वेश्चन, और जब 2 the point 1 टॉपिक की बात कर दे तो वो बोर्ड का क्वेश्चन हो जाता है। यही था डिफरेंस है। बाकी सारे टॉपिक तुमको बोर्ड में पढ़ने हैं, वही सारे टॉपिक तुमको जेईई नीट में पढ़ने हैं, बस वहां क्वेश्चंस को क्लब करके पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन 2 the point पूछा जाएगा। बस यही अंतर है जेईई नीट और बोर्ड में। क्लियर? चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं।